हैं, आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे और जैसे आपको मैंने कहा है कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए स्पेशल आपका जो क्लासेज है वो बिल्कुल स्टार्ट कर दिया गया है और बिल्कुल फ्री है ये क्लासेज आपको। और जिसमें हम लोग देखते हैं कि जिस तरीके से आपके पेपर पूछा जाता है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और आप लोगों के साइंस का जो प्रश्न होता है, बिल्कुल हम वैसे ही डेली क्लासेस करा रहे हैं। नए पैटर्न पे आधारित ये नया सिलेबस के आधार पे जो है ये क्लासेज है जो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको 3, 4, 5 अगस्त का जो पेपर होने जा रहा है, बिल्कुल आपको वहाँ पे जो है बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो जितने भी मेरे दोस्त जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम इस बार देने जा रहे हैं, तो उनके पास बहुत कम समय बच चुके हैं। लमसम अब 20 दिन ही मान के चलो कि आपके पास समय है और 20 दिन में आप बहुत अच्छा तैयारी कर सकते हो अगर आप हमसे जुड़ जाते हो तो। मान के चलो कि आपका 3 तारीख को ही पेपर है तो 20 दिन ही मान के चलो, ठीक है। और भी अगर आपका 3 से आगे पड़ता है तो आपको अच्छा खासा समय मिल जाएगा, ठीक है। पर आप 20 दिन मान के चलो और 20 दिन मेरे साथ जुड़ जाओ, बिल्कुल हर एक प्रश्न आपको क्लियर हो जाएगा, हर एक सब्जेक्ट के प्रश्न आपको क्लियर रहेगा। क्योंकि देखिए अभी हाल ही में आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम जनवरी दिसंबर में संपन्न हुआ था, तो उसको आपको मद्देनज़र रखते हुए ये क्लासेज प्रोवाइड हो रहा है। तो बिल्कुल सभी लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल क्लास को अंत तक देखोगे, क्योंकि इसमें आप लोगों के हर एक प्रश्न कराने वाले हैं। वो आपका रीजनिंग हो या जीके हो या साइंस हो या मैथ हो, आपको हर एक डाउट जो है क्लियर हो जाएगा कि आपके एग्जाम हॉल में किस तरीके का प्रश्न आने वाला है। बिल्कुल आपको ये समझ लो कि पेपर ही हम करा रहे हैं, ठीक है। इससे बिल्कुल अल्टर पेपर नहीं आने वाला है। तो चलिएगा पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और पहला प्रश्न सॉल्व करने से पहले हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि क्लास को लाइक ज़रूर कर लो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर एक क्लास की जो नोटिफिकेशन है आप तक बिल्कुल सबसे पहले पहुंचे। पहला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, कह रहा है कि दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को कौन सा भिन्न आरेख दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर पहला, पहले नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। पहले नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। अगर आपको पता है तो आप मेरे साथ प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट करो। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हो इस जो इस क्लास को, वो बिल्कुल आप खुद से प्रश्नों को सॉल्व करोगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। जैसे मुझे दे दिया है तैरना, फिर दिया है दौड़ना, फिर दिया है खेलना, तो हम क्या करेंगे यहाँ से सबसे पहले वेन आरेख बनाने जाएंगे। तो ये हो गया मेरा तैरना, तैरना का वेन आरेख हो गया। और दौड़ना बिल्कुल दोनों अलग होगा, तैरना आपका अलग है, दौड़ना आपका अलग है, दोनों ही काम अलग है। फिर लिखा है खेल, तो देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है खेल, तो आप क्या कह सकते हो कि तैरना एक प्रकार का खेल है। बिल्कुल मान सकते हैं तैरना एक प्रकार का खेल है, दौड़ना भी एक प्रकार का खेल है। आप देखे हो दौड़ में खेल होता है, दौड़ खेल, तैरने में खेल होता है, कंपटीशन होता है। तो हम खेल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों खेल हैं। दौड़ना भी खेल है, तैरना भी खेल है। तो अगर आप देखोगे तो ऐसा विनारेख हमारा ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। और अगर आपका भी ऑप्शन नंबर ए उत्तर आया है तो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, इसमें गलती आपका किसी भी एंगल से नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है आपका ये जो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, वर्गों की संख्या हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व करो मेरे साथ, ठीक है। जितना देर में मैं सॉल्व कर रहा हूँ आप मेरे साथ मेरे से पहले प्रश्नों को उत्तर जरूर दो। आपको 2-4 सेकंड एक्स्ट्रा इसीलिए दे रहा हूँ कि जितना आप यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व करके चलोगे मैथ रीजनिंग के, उतना ही बेहतर वहाँ पे करके आओगे। बाकी जीके जीएस साइंस उसको तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी बहुत बहुत चुने गए प्रश्नों के साथ हम लोग आज हैं। सबसे पहले अगर देखोगे वर्गों की संख्या हमें काउंट करना है, तो हम इसको काउंट कर लेते हैं। जो ये कोठा बनाया गया है, इस तरीके का जो ये कोठा जो है, इसको अगर हम काउंट कर लेते हैं तो बहुत इजी हो जाएगा हमें काउंट करना, ठीक है। देखो यहाँ पे इसको काउंट करना है तो ये 1, ये 2, ये 3। अगर इधर काउंट करोगे तो 1, 2,
3। इस तरीके से आप काउंट कर सकते हो बिल्कुल। इसका तरीका क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म आपको मैंने बता रखा है। अगर आप डेली क्लासेस करते हो तो इस तरीके के वर्ग काउंट करना है, तो इसका गुणा इसमें होता है, अर्थात जो 3 है उसका गुणा 3 में होगा, फिर 2 का गुणा 2 में होगा, फिर उसके बाद से कितना है 1। तो ये तो बिल्कुल एक ही हो जाएगा, 1 गुणे 1। ये कितना हो जाएगा, 3 तरीका 9, 2 दूना का 4, और ये हो जाएगा 1। ये देखो 9 4 13, 13 1 14, 14 हो गए। आपको कितना मिल गया, 14। अभी आपको देखने को मिलेगा 14 तो हमें सिंपल तरीके से मिल गए, पर आप देखोगे कि एक ठो यहाँ पे बना हुआ है 15, और ये एक ठो 16, यहाँ पे 2 ठो बन रहा है, उसी प्रकार 2 ठो यहाँ पे भी तो बनेगा ना। तो 2 ठो ये, तो 16, 14 2 16, 16 2 18। अगर आप सिंपल तरीके से काउंट कर रहे होंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी आया होगा। अगर आपका ऑप्शन नंबर सी आया है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने बताया है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए विकल्पों में से संबंधित जो है संबंध संख्या को जो है चुनना है। क्वेश्चन नंबर 3 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। अगर आपको लगता है क्वेश्चन नंबर तीसरे के राइट उत्तर क्या होने वाला है, तो आप बिल्कुल अपना दिमाग दौड़ाओ, जोड़ो घटाओ गुणा करो, किसी भी एंगल से आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। जैसे 2 है, 2 से यहाँ पे लिखा गया है 3। किस तरीके से हम क्या करेंगे कि 2 में 2 से गुणा करते हैं और 1 माइनस करते हैं तो हो जाएगा 3, हो जाएगा 2 दूना का 4 माइनस 3। तो वही काम कर देंगे 7 के साथ, 7 में 2 से गुणा और 1, 7 दूना 14 में से 1 जाएगा 13, जो कि ऑप्शन में हमें नहीं दिया गया है भाई साहब। बिल्कुल ये तरीका सही था, पर ऑप्शन में तो ये नहीं है, तो बिल्कुल हम दूसरे ऑप्शन दूसरे लॉजिक के साथ चलेंगे। क्या करते हैं, अगर 2 का वर्ग कर देते हैं और माइनस 1 करते हैं तो ये आ जाएगा 3। उसी प्रकार 7 का वर्ग करते हैं और माइनस 1 करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 7 7 49 में से 1 जाएगा 48। बिल्कुल ये भी नहीं है भाई साहब। अगर क्यू करते हैं तो क्यू वाला तो और अधिक हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, भाई साहब, दूसरा लॉजिक सोचेंगे। देखिए 2 के बाद 3, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम लगाएंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है, 2 के बाद वाली दूसरी अभाज्य संख्या है। तो 7 के बाद अभाज्य संख्या कौन सा होता है, 11। 7 के बाद 11 जो है अभाज्य संख्या है। ये मुझे लगता है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी अगर आपने बता रखा है तो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कर आपका अगला प्रश्न, दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमें जो है इस वार्ड के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है यही बताना है। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, जितने भी मेरे दोस्त ग्रुप डी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बार मिस मत करो, ठीक है। टाइम बहुत अच्छा है, अभी भी आपके पास समय है, तो आप बिल्कुल लग जाओ मेरे साथ क्लास को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। साथ में पीडीएफ भी आपको हम बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। तो जिन भी मेरे दोस्त को पीडीएफ चाहिए, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पे जाओ, क्लिक करो, डायरेक्ट ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओगे, ठीक है। हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाओगे, आपको वहाँ पे डेली क्लास का लिंक, क्लास का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाता है, ठीक है। तो आप उसके लाभ ज़रूर उठाएं। अब देखिएगा यहाँ पे पहला का लिख रहा है 5, हम कह सकते हैं 4 जोड़ा गया है, 1 से 5 बनाए तो 4 जोड़ा गया है। अब देखिए 5 से हमें लिखा गया है 21, 16 5 21, यहाँ पे 16 जोड़ा गया है। ये तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा अधिक हो रहा है, ठीक है। तो हम जोड़ वाला तो प्रक्रिया नहीं कर सकते। जब भी अधिक हो जाए वैल्यू, तो हमें पता होना चाहिए कि गुणा का ही खेल होने वाला है। तो 1 से हमें 5 बनाना है, तो 1 में हम करते हैं 4 से गुणा और 1 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 4 एकम में 4 1 5 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। फिर 5 में हम वही काम करेंगे, यहाँ पे 5 दिया है तो 5 में हम 4 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 4 5 20 और 1 21। उसी प्रकार 21 दिया है, 21 में 4 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे, 21 चौका 84 और 1 85। लॉजिक तो हमें पता चल गया कि भाई साहब 4 से गुणा करना है और 1
जोड़ देना है। तो बिल्कुल हम इसमें क्या करेंगे कि 4 से गुणा और 1 जोड़ लेंगे। कर लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 एकम में 4 और 1 5 हो गया। फिर 4 चौका 16 फिर 6 हो गया। फिर 4 तियाँ 12 1 13 हो गया। 13 65, 13 65 आपके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5वें पे आ चुके हैं कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या जो है ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 5वें के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ चुके हैं, सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5वें के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप अपना अपना दिमाग बिल्कुल लगाने की कोशिश करो। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस क्लास को, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। जैसे मैंने देखा यहाँ पे 169 लिखा है, यहाँ पे 7 लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे 9 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 121, 9 लिखा है, 7 लिखा है, तो यहाँ पे हमें बताना है। तो हम लॉजिक ये लगाएंगे कि मतलब 7 और 6 को क्या कर दें कि ये वैल्यू मिला है, 9 और 2 को क्या किया गया है, ये वैल्यू मिला है, वही काम हम इसके साथ करेंगे। तो 7 और प्लस 6 जोड़ देंगे तो 7 6 13, 13 का वर्ग कितना होता है 169, यही तो बात है। फिर इसको जोड़ेंगे तो 9 2 11, 11 का वर्ग कितना होता है 121। उसी प्रकार हम 9 7 जोड़ेंगे 16, 16 का वर्ग कितना होता है 16 का वर्ग कितना होता है 256। अगर आपने ऑप्शन नंबर ई को चुन रखा है, अगर आपने ऑप्शन नंबर ई को चुन रखा है तो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर हम 6 पे आ चुके हैं, बताएंगे कि यदि ऑनलाइन को ये लिखा जाता है तो ऑफलाइन को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं जो 6 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं, बिल्कुल बताने की आप लोग कोशिश करो कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपके राइट उत्तर बिल्कुल मिल जाएंगे। ऑन लाइन का लिखा हुआ है, क्या चीज़ आप समझ लो। ओ का कोड आपको याद होना चाहिए 15 होता है, एन का कोड 14 होता है, एल का कोड 12 होता है, आई का कोड 9 होता है, एन का कोड फिर 14 होता है, ई का कोड 5 होता है। आपको यहाँ पे लिखा क्या गया है इसको समझो। इनके दोनों अंकों को जोड़ दिया है, 5 और 1 6, 4 और 1 5, 1 और 2 3, तो 9 का तो 9 ही लिखेगा, फिर 1 4 को 5 लिखेगा, फिर अंत में 5 है तो 5 लिखेगा। ये बिल्कुल यही लॉजिक लगाया है कि जो 2 अंक में वैल्यू है उसको जोड़कर 1 अंक में कर दिया है। अब हम भी वही काम करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम भी वही काम कर लेंगे। ओ का कोड होता है 15, तो 1 5 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। एफ का कोड होता है 6, फिर एफ का कोड होता है 6, तो ये 6 6 आएगा। ट्रिपल 6 होना चाहिए, 3 ठो 6 होना चाहिए। अब मुझे लगता है कि इसके आगे बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, इसके आगे मुझे बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे जो उत्तर हैं बिल्कुल आसानी तरीके से मिल गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। असंगत समूह का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, 7वां वाला प्रश्न आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं जिन्होंने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया है, तो बिल्कुल क्लास को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर एक क्लास की जो नोटिफिकेशन है आप तक बिल्कुल फ्री में पहुंचता रहे, ठीक है। और बिल्कुल फ्री क्लासेज रहेगा आपको जब तक एग्ज़ाम समाप्त नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम आएंगे तो असंगत समूह का चयन करना है, तो हम सबसे पहले इसके कोड को हमें याद रहेगा तो बिल्कुल आसानी से ये प्रश्न बन जाएंगे। यहाँ पे एच एस लिखा है, जे यू लिखा है, अच्छा, फिर डी डब्ल्यू लिखा है, ई भी लिखा है, जी टी लिखा है, जे वाई लिखा है, एफ यू लिखा है। अगर आप देखोगे तो एच होता है 8 पे, एस होता है 19 पे, डी होता है 4 पे, डब्ल्यू होता है 23 पे, जी होता है 7 पे, टी होता है 20 पे,
एफ होता है 6 पे, यू होता है 21 पे। ये सभी के सभी अगर देखोगे जोड़ोगे तो 27 आएगा, मतलब ये सभी के सभी अपोजिट लिखा गया है, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको चेक करो, जे होता है 10 पे, यू होता है 21 पे, यहाँ पे आ जाओ, ई होता है 5 पे, और यहाँ पे कितना होता है, या आप ऐसे देख लो, एच के बाद जे लिखा है, 8 2 10, यहाँ पे 2 जोड़ा है, डी के बाद ई प्लस 1, जी के बाद जे 3 प्लस किया है, एफ के बाद यहाँ पे तो 2 प्लस किया है, अ, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, बिल्कुल अलग अलग है, मतलब लॉजिक वही लगने वाला है क्या। और इधर से देखेंगे तो एस यू लिखा है, 2 ठो जोड़ा है, डब्लू वाई लिखा है, 2 ठो, यहाँ पे 3 ठो, यहाँ पे 2 ठो, यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे आपके 2 प्लस किया गया है, और पहले वाले में यहाँ पे 2 दिया है, फिर यहाँ पे 1 दिया है, फिर यहाँ पे 7 3 10 हुआ है, फिर यहाँ पे 2। तो यहाँ पे तो पहले अक्षर से तो पता नहीं चल रहा है, पर दूसरे अक्षर से अलग कौन है, इसमें 3 ठो जोड़ रहा है। ये एक तरीका से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और भी इसके तरीके क्या हो जाएंगे, हम इसको जांच रहे हैं, ये तो अपोजिट लिखा गया है, ठीक है, ये तो अपोजिट है, क्लियर है। यहाँ पे 10 दूना 20, 5 5 25, यहाँ पे कह सकते हैं 6 माइनस है, यहाँ पे तो 6 माइनस नहीं है, यहाँ पे कितना माइनस है, यहाँ पे भी 6 माइनस नहीं है, यहाँ पे भी बहुत अधिक है। मतलब हमारा जो लॉजिक है ये वाला ही सीधा सटीक बैठ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि यदि x y का पिता है, y z का पिता है, तो x का z से क्या संबंध है। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अगर आप समझोगे तो ये प्रश्न आसान हो जाएगा। x y का पिता है, y का पिता कौन है, x। ये ऊपर लिख लेते हैं ताकि इसका ये लगे कि आपको पिता है, पिता मतलब प्लस रख लो। फिर कह रहा है वाई जेड का पिता है, वाई कौन है, जेड का पिता, वाई जो है ये जेड का पिता है, जेड का जो है ये पिता है। अब जेड के ये पिता हो गए, फिर कह रहा है कि एक्स का जेड से संबंध है, जेड से एक्स का संबंध, तो ये इसके कौन है, पिता, और पिता का ये कौन है, पिता। पिता का पिता कौन होता है, आपके पिता। और पिता के पिता को क्या बोला जाता है, साला बिल्कुल नहीं, चाचा बिल्कुल नहीं, ससुर बिल्कुल नहीं, इनको नाना बोल सकते हैं। अगर ये आपके, अगर आप समझो ये आपके पिता हैं, और पिता के पिता कौन होंगे, नाना होंगे या दादा होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, दिए गए श्रृंखला पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। दिया गया जो पैटर्न है उसके आधार पे हमें वाट के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या आने वाली है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, आपको सभी अक्षरों को ध्यान पूर्वक देखना है। सबसे पहले मैंने देखा तो ये तीर का निशान पकड़ लो, आपको आसानी से पता चल जाएगा। तीर के निशान आप पकड़ो, और तीर के निशान जा कहाँ रहा है, ये देखो, पहले नीचे, और नीचे के बाद से घूम गया 90 डिग्री इस साइड, फिर 90 डिग्री ऊपर चला गया, फिर 90 डिग्री आप इधर ला दिए। तो अब देखो, आप देखो कि ये पहले नीचे था, नीचे के बाद इधर आ गया, ठीक है, इधर के बाद से ऊपर चला गया, ऊपर के बाद से इधर आ गया, तो इधर के बाद से फिर कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ ही जाएगा, अर्थात यहाँ पे नीचे की तरफ होगा। कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। आप देख लो नीचे की तरफ कहाँ पे है, नीचे की तरफ कहाँ पे है, बिल्कुल आपका राइट उत्तर वही होने वाला है। अब देखो दूसरे कंडीशन में, दूसरे कंडीशन में क्या होने वाला है, दूसरा कंडीशन यहाँ पे ये है कि आप देखो लिखा क्या है, लिखा ये है कि जो है आपका बीच वाला अक्षर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, 2 3 5 7, तो 7 के बाद से यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा, इन दोनों में तो 8 ही है, तो 8 ही आएगा, ये तो क्लियर है। यहाँ पे यू लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, ए लिखा है, यू ए, तो ये अक्षर तो पता नहीं चलेगा, तो आप इसको देख लो, इसको देखोगे तो आपको मिल जाएगा, ये भी ऊपर है, फिर भी इधर आ गया, ये भी 90 डिग्री के मुंह घूम गया है, फिर ये नीचे की तरफ, फिर ये इधर की तरफ, तो फिर ये कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। अब देख लो यहाँ पे है, ये गलत, आपका आसानी से जो है मिलने वाला था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा, कर आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि जो है दर्पण प्रतिबिंब चुनिए, दर्पण प्रतिबिंब हमें चुनना है। बहुत सिंपल प्रश्न होते हैं, दर्पण से रिलेटेड हर एक शिफ्ट में आपके प्रश्न दिए जा रहे हैं, कभी 2 तो कभी 1, आपने देखा होगा, अगर प्रीवियस ईयर में एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा।
सिंपल तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो आसानी से मिल जाएगा। अगर आप देखोगे तो ये 3 इस तरफ आएगा तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है? बिल्कुल, 3 जो है इस तरीके से आएगा तो इधर तो होगा ना, मौसी का 3 का 3 लिख दिए थे। ये डी लिखा है बिल्कुल गलत, ये डी लिखा है ये बिल्कुल गलत। अब जो है ओ आएगा इधर से, ये इस तरीके से, फिर ये ओ आएगा, बिल्कुल उसी तरीके से आ जाएगा ये। और फिर यहाँ पे डब्लू आएगा, तो डब्लू का तो डब्लू ही होगा, ये तो एम लिख दिया बिल्कुल गलत, ये तो बिल्कुल उलाट दिया है, नीचे का ऊपर करोगे तो जल पृथ्वी बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर था इस प्रश्न का, ठीक है? तो इस तरीके से अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और देखिए अगला में जो है आप लोगों के सामने दिया गया है रेलवे ग्रुप डी के लिए जीके जीएस के अब प्रश्न पे आ चुके हैं, ठीक है? पहले हम लोगों ने रीजनिंग के प्रश्न किया, अब जीके जीएस को को करेंगे। हर एक प्रश्न, हर एक टॉपिक के कराएंगे, केवल और केवल आपका साथ चाहिए, और मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल इससे भी महत्वपूर्ण क्लासेस डेली कराता रहूंगा, केवल अगर आप यहाँ पे जो है साथ देते हो तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो हर एक क्लास की नोटिफिकेशन मिलेगा। पहला है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले नंबर प्रश्न का अगर राइट उत्तर आपको पता है तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 1919 में, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आ चुके हैं। दूसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है यहाँ पे 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। आपको केवल एक बार इन प्रश्नों को सनसनी नजरों से भी देख लेते हो तो बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है ये एग्जाम हॉल में, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि गद्दार पार्टी की स्थापना किस देश में हुई थी? क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, गद्दार पार्टी की स्थापना किस देश में हुई थी प्रश्न पूछा गया है। बताएंगे सभी लोग कि गद्दार पार्टी की जो स्थापना है ये अमेरिका देश में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुन रखा है तो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा, कह रहा है कि जो है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? क्वेश्चन नंबर चौथे के राइट उत्तर बताएंगे कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चौथे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि मौलिक अधिकार संविधान के जो है ये भाग 3 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5, पांचवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछ रखा है आप लोगों से कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो जिन्होंने बताया है पांचवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि डांडी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 6, छठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर छठे के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं। जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि डांडिया जो है आप लोगों के गुजरात राज्य का जो है लोक नृत्य है, तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस शहर ने की है? क्वेश्चन नंबर 7 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। आपके अकॉर्डिंग जो भी लगता है आप वो बताने की कोशिश करेंगे। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो जिन्होंने बताया है कि यहाँ पे भारत में हुआ था, और कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में, ठीक है? G20 शिखर सम्मेलन 2023 में जो हुआ था ये अपना
भारत देश किया था और शहर पूछेगा तो ये दिल्ली में हुआ था। ठीक है, आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किसे भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के राइट उत्तर बताएंगे कि हाल ही में किसे जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, चौधरी चरण सिंह को बिल्कुल, एम एस स्वामीनाथन इनको भी, लाल कृष्ण आडवाणी इनको भी। तो हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, इन सभी को दिया गया है भारत रत्न, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू हुई थी? दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू हुई थी, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू हुई थी? बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, दांडी यात्रा ऑप्शन नंबर बी 1930 में हुआ था। सविनय अयोध्या आंदोलन भी इसी टाइम हुआ था, ये भी आपको ध्यान देना है। दोनों ही टाइमिंग बिल्कुल आपको 1930 याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है? भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। भारत का सौर मंडल कौन सा है? सौर मिशन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके एग्जाम हॉल में ये पूछा गया प्रश्न है, तो आपको याद रखना है 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी अगर आपने चुना है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 12। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, बिल्कुल आप लोग रीजनिंग सीखो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि हर एक क्लास की जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिले ग्रुप डी के लिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी लोग बताएंगे भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो जिन्हें बताया है 1951, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुन रखा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा आपका अगला प्रश्न, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? अगर आप बताने की कोशिश करोगे क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है यहाँ पे 1925 बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 16 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के जो भी मेरे दोस्त हैं जो बता रहे हैं यहाँ पे कि 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारतीय रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग कि भारतीय रेल का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो जिन्हें बताया है नई दिल्ली, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों के सामने 18। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? जिन्होंने बताया है समुद्रगुप्त, उन्हें बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य जो है कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं कि आईसीएफ का संबंध भारतीय रेलवे में किससे है। आईसीएफ का संबंध भारतीय रेलवे में किससे है। क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। आईसीएफ का जो है संबंध भारतीय रेलवे में किससे है, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, कोच निर्माण से बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसकी है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं बाल गंगाधर तिलक, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे जर्मनी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 6 वर्षों का होता है, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, ये आज का HW क्वेश्चन है, होमवर्क। सभी लोग इसका जो है उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, ठीक है। और जिन्होंने अब तक इस क्लास को लाइक नहीं किया था, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।